तो जैसे ये ब्रह्मांड है, ये चारों ओर चक्कर लगाता है, ये पृथ्वी, ये वाला, यह इसको दर्शाया गया है। ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे कि जैसे ही ये चीज़ें ब्रह्मांड के चारों ओर चक्कर लगाएंगी, ये चीज़ें ऐसे चक्कर लगाती हैं, उसके बाद से ये जो मर्सी हो गया, वेनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, ये जुपिटर हो गया, ये सैटर्न हो गया, ये एक शनि होता है, ये अरुण, ये वरुण। अब ये अपने क्रम के अनुसार लगे होते हैं, इनका क्रम। जैसे ये सूर्य है, ये सूर्य है, इसमें ये जो सूर्य है उसी क्रम अनुसार ये बुध हो गया, ये मंगल हो गया, ये पृथ्वी हो गया, शनि हो गया, ये बृहस्पति सबसे बड़ा हो गया, ये सॉरी शनि नहीं होगा, ये शनि है छल्ले वाला। उसके बाद से ये जो है अरुण हो गया, ये वरुण हो गया, ये इसी तरह से इधर उधर से ऐसे घूमते हैं, ये सूर्य के चारों ओर इस तरह से घूमते हैं ब्रह्मांड के चारों ओर। अब ये जो है दूरी के हिसाब से अपना आवर्तकाल सेट करते हैं। इसको हम एक आवर्तकाल के रूप में ऐसे ऐसे ये जो है उसमें होता है। ये डिस्टेंस के हिसाब से दर्शाया गया है कि जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी, अर्थ, ये सूर्य से कितनी दूरी पर ये सब सिस्टम्स ये लगे होते हैं। इसमें जैसे मार्स हो गया, वेनस हो गया, दूरी के हिसाब से इसको दर्शाया गया है। ये परिक्रमा काल है कि किस तरह से ये परिक्रमा करते हैं एक दूसरे की, ऐसे ऐसे आप देखेंगे। ये नासा की भी रिपोर्ट है, इसमें दर्शाया गया है। नमस्ते, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि सौर मंडल में पृथ्वी का क्या योगदान है, सौर मंडल में चंद्रमा क्या है, चंद्रमा को क्या ग्रह कहते हैं या उपग्रह कहते हैं, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, किसको शुद्ध ग्रह कहते हैं, कि सौर मंडल किससे बना हुआ है, प्लूटो ग्रह को क्यों जो है बौना ग्रह कहा गया। तो इन सारे सवालों का जवाब हम इस चैप्टर में अंकित करेंगे। ये जो है क्लास 6 का जो एनसीईआरटी है, चैप्टर 1 ये है। अब इसमें हम डिटेल से अच्छे से जानेंगे कि सौर मंडल में क्या है और सौर मंडल का उत्पत्ति कैसे हुआ, सौर मंडल में कौन कौन से ग्रह हैं, कौन उपग्रह हैं, उनकी क्या भूमिका है, कितनी दूरी पर है, और उनका जो अमावस्या क्या है, पूर्णिमा क्या है, तारा किसे कहते हैं, जो ध्रुव तारा है उसका क्या है, वह किस प्रकार दिशा बताता है। तो ये सारी चीज़ों का जवाब हम इसमें जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानेंगे कि जो हमने सबसे पहले उठते हैं, हम लोग सुबह उठते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सुबह किस प्रकार लालिमा के साथ उदय होता है और शाम होते ही किस प्रकार लालिमा के साथ वह अस्त होता है। तो सूर्यास्त और अस्त यानी उदय और उसके बाद से उनका डूबना, ये एक क्रिया है। तो उदय के समय हम देखते हैं कि लाल दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम लाइट बढ़ता है, लगभग 12 बजे 1 बजे हम देखते हैं उनकी जो प्रकाश की जो क्षमता है वो लगातार बढ़ जाती है और हमारे वो लगभग पीक पे रहते हैं। लेकिन जब सूर्यास्त आता है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है, पूर्व की ओर उगता है और पश्चिम की ओर जाता है, तो पश्चिम की ओर जाने पर जब उनका समय डूबने का होता है तो उस समय उनकी जो प्रकाश है वो फिर कम हो जाती है और वो ऐसे ही हो जाते हैं। तो हम जानेंगे ऐसा क्यों होता है। तो जैसे हमने देखा होगा कि सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना हमको कितना अच्छा लगता है। उसके बाद से इनकी जो आकाश जो है छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भरा होता है, जिसमें हम कह सकते हैं तारा होता है, दुबला तारा होता है, कुछ टिमटिमाहट वाले भी तारे होते हैं। तो इन सबसे वो जो आकाश है हमें चमकीला और सुहावना दिखता है, साथ ही हमें देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे अभी ये पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा क्या है, तो पूर्णिमा उसे कहते हैं जब पूर्ण चंद्रमा की रात होती है, यानी कि जो चंद्रमा का शेप होता है वो पूरा होता है, उसे हम पूर्णिमा कहते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा आधा होता है तो उसे हम अर्ध पूर्णिमा कहते हैं। अब वे वस्तुएं जो आसमान में चमकती हैं, जैसे आसमान है इसमें जो भी वस्तुएं चमकती हैं उन्हें हम खगोलीय पिंड कह सकते हैं। जैसे तारा, तारा क्या है, तारा आसमान में चमकता है, उसे हम तारा कहते हैं। सूर्य को हम एक तरह से तारा कह सकते हैं कि सूर्य को तारा कहता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सूर्य को तारा कहते हैं या क्या कहते हैं, या उपग्रह कहते हैं, क्या कहते हैं, तो सूर्य को तारा कहते हैं। उसके बाद से हम देखेंगे कि अमावस्या की रात क्या है। तो अमावस्या की रात हम कहेंगे कि जब चंद्रमा की रात थी, यानी कि 15 दिन के बाद, जैसे 15 दिन का टाइम लाइन होता है कि 15 दिन जो है अमावस्या की रात है, अमावस्या की रात है, और फिर 15 दिन जो है पूर्णिमा की रात है। तो पूर्णिमा की रात जो है वह उजाला होता है, कह सकते हैं कि कृष्ण पक्ष होता है, और अमावस्या की रात जो है धुंधला होता है, तो ये होता है शुक्ल पक्ष। तो एक तरह से ये होता है 15-15 दिन का होता है। अब हमने आपको बताया कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं। तो खगोलीय पिंड वही होते हैं कि वे वस्तुएं जो आसमान में चमकती हैं उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। अब वे वस्तुएं जो आसमान में कौन कौन से हैं, आसमान में चंद्रमा होते हैं, आसमान में सूर्य होते हैं, ये जो है रात के समय आसमान में चमकते हैं, उन्हें हम कह सकते हैं कि इन्हें खगोलीय पिंड कहा जाता है। हमने तारा के बारे में बताया कि तारा जो है ये एक तरह से खगोलीय पिंड है, जो कि हमने कहा कि सूर्य भी एक तारा है। तो ये इतना आप जान गए, ठीक है। इसमें एक बहुत ही कह सकते हो कि प्रैक्टिकल बात किया हुआ है कि ये जो है कोई लड़की है वो कह रही है कि जब हम टार्च को, यानी कि जो टार्च है वो एक पेपर में, जैसे ये एक पेपर है, ये एक पेपर है, और ये जो है एक टार्च है, ये टार्च है, जब इसकी रोशनी इस पर पड़ती है तो ये जो है एक छोटा सा छेद होता है। जैसे मान लीजिए कि चारों ओर छोटा छेद होता है। तो इसमें लड़की कह रही है कि हम एक प्रैक्टिकल करते हैं कि जैसे अंतरिक्ष में है तो हम अंतरिक्ष को एक कमरा मान लेते हैं। उसके बाद से जो अंतरिक्ष में तारे दिखाई देते हैं उनके प्रैक्टिकल को हम कैसे समझेंगे। जैसे ये मान लीजिए एक टार्च है और एक पेपर है, जिसमें बीच में से, जैसे ये पेपर है, ये पेपर है, इसके बीच में एक छेद कर दिया गया है। अब इस छेद के जो पेपर है, छेद सहित, इसको टार्च के मुंह पे इस तरह से बांध दिया जाता है। बांधने के बाद इसमें जो छेद किया हुआ पतला सा है, सुई से जो छेद किया जाता है, उसको हम एक अंधेरे कमरे में जाते हैं और वहाँ की लाइट्स को ऑफ करके उस अंधेरे कमरे में इसको जलाते हैं। तो हम देखेंगे कि जो चित्र जितने जगह चित्र किया जाता है ऐसे ऐसे ऐसे, वह जो है कमरे में एक तरह से तारे की तरह दिखता है कि अंतरिक्ष एक कमरा है और जो छेद किया गया है छोटा 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 छोटा, वह एक तारे के समान है। तो हमको तारे का जो प्रकाश है वो अंधेरे कमरे में दिखाई देता है कि इनका प्रकाश भी है, इसका, तारे का। जैसे जिसका बोर्ड, जैसे मान लीजिए कमरा में लाइट नहीं है, तो कमरे में लाइट नहीं है तो उसकी जो
टॉर्च की जो छेद हुआ जो प्रकाश होता है वो उसमें दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह अंतरिक्ष रात के समय जब सूर्य जो है, जो सूर्य है वो जब अस्त हो जाता है तो उस समय वो दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही दिन दिन के समय सूर्य जो है दिखाई देने लगता है, इनकी जो तारे की जो इनकी जो लाइट की, जैसे हम कमरा अगर हम इसमें लाइट खोल देंगे, लाइट स्विच जो बल्ब होता है उसको खोल देंगे तो उसमें इनका जो प्रकाश है वो गायब हो जाता है। सेम इसी तरह जब सूर्य दिन में उग जाता है तो उस समय जो तारे का प्रकाश होता है वो गायब हो जाता है। तो इन द सेंस इसका ये समझाने का मतलब है लड़की का ये कि हम ये प्रैक्टिकल किए हैं। ठीक है, उसके बाद से उसके बाद हम देखेंगे तो इसमें ये कह रहा है कि जैसे रात के समय हम अनगिनत तारे सूर्य के समान, जैसे अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है, लेकिन हमें हमें बहुत दूर दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हवाई जहाज है, आप देखने आए, आपने देखा कि हवाई जहाज जो नीचे रखा हुआ है वो बहुत बड़ा है, लेकिन जब वही हवाई जहाज आसमान में तैरने लगता है, उड़ने लगता है, तो आपको जब नीचे से उसको देखेंगे तो वो बिल्कुल ही ऐसे छोटा सा दिखाई देगा। सेम इसी तरह जो तारों का ऊंचाई है वो काफ़ी दूर है, सूर्य से काफ़ी दूर है, इसलिए वे तारे जो है सूर्य से बड़ा होने के बावजूद वह जो है छोटे दिखाई देते हैं। तो सेम यही इसमें कह रहा है। अब इसमें नक्षत्र मंडल की बात कर रहा है। नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? तो तारों के विभिन्न समूह को, यानी कि तारों के विभिन्न समूह को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे अल्फा मेजर या जो बिग बियर होते हैं, अल्फा मेजर और बिग बियर, उसके जो उदाहरण है इन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। अगर हम ध्रुव तारे की बात करें तो ध्रुव तारा क्या है? तो ध्रुव तारा में जल्दी क्या होता है? उत्तर दिशा बताता है। पहले के जो ऋषि होते थे, जो मुनि होते थे, वह ध्रुव तारे के हिसाब से दिशा का ज्ञान रख लेते थे कि जिस तरह से दिशा ध्रुव तारा उगेगा उधर जो है उत्तर दिशा मानी जाएगी। और जब एक दिशा हमको पता चल जाती है तो दक्षिण दिशा पता चल जाएगी, फिर पूर्व पश्चिम, हमको सारी दिशाओं का ज्ञान हो जाता था। तो जो ध्रुव तारा है वो उत्तर दिशा को बताता है। अगर हम कहें कि ग्रह किसे कहते हैं, तो ग्रह किसे कहते हैं? तो ग्रह हमसे कहते हैं ऐसे पिंड जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, यानी कि जो तारा है उसके प्रकाश से वह प्रकाशित होते हैं, उन्हें हम ग्रह कहते हैं, उन्हें हम ग्रह कहते हैं। ठीक है, अगर हम प्लेनेट की ग्रीक भाषा में प्लेटिनाइज शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है परिभ्रमण, यानी कि परिभ्रमण करना। ठीक है, ये चीज़ है। इसमें आपको फिगर दिख रहा होगा, ये जो है लड़की, ये उत्तर दिशा में देख रही है और कह रही है कि ये जो है जो है उसको बता रहा है, किसको? ध्रुव तारे को बता रहा है। तो हम देख सकते हैं जब इसको पता चलेगा तो हमको पूर्व पता चलेगा, हमको पश्चिम पता चलेगा। ठीक है, हमने ध्रुव तारे के बारे में जान लिया, अल्फा मेजर क्या है, उसके बाद से नक्षत्र मंडल के बारे में भी हमने जाना है। ठीक है, इसमें कुछ रोचक तत्व दिए हुए हैं कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थ के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। जैसे सौर मंडल है, तो सौर मंडल में कौन कौन से हैं? जैसे इसमें 8 ग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, उल्का पिंड होते हैं। अब उल्का उल्का पिंड का जो निर्माण है वो उल्का पिंड ये जो है इनसे मिलकर के बना हुआ है। सूर्य इन सब का क्या है? मुखिया है। सूर्य इन सब का मुखिया है। अब सूर्य जो है, यानी कि सूर्य से इनकी केंद्र से दूरी, यानी कि केंद्र की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। और ये जो है इसमें जो प्लूटो है, ये जो कि बौना ग्रह कहा जाता है, प्लूटो 2003 में इसको कहा गया कि ये जो है बौना ग्रह है, साथ इसके साथ सीरस भी है। और क्षुद्र ग्रह की बात करें तो क्षुद्र ग्रह ये है कि ये क्षुद्र ग्रह है। अब इसमें ये जो है मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच है, यानी कि मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच ये है क्षुद्र ग्रह। इसको बाहरी बीच का ग्रह कहते हैं। इसके ऊपर इसके जो राइट साइड में है, यानी कि इधर, इसको बाहरी ग्रह कहते हैं और इसके अंदर के ग्रह को आंतरिक ग्रह कहते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अगर हम एक एक की बात करें, जैसे बुध है, ये सूर्य के सबसे नज़दीक है। इसके चारों ओर घूमने में इसका जो आवर्तकाल होता है वो लगभग 88 दिन का होता है, और अपने घूर्णन कक्ष में जो घूर्णन करता है वो 59 दिन में करता है। अब अगर हम दूसरा ग्रह शुक्र की बात करें तो ये जो है अपने सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमने में 255 दिन का समय लेता है, 255 दिन। लेकिन अपने अक्ष पर घूर्णन करने के वो लगभग 243 दिन का समय लेता है। अब सेकेंडरी अगर बात करें तो पृथ्वी की बात करेंगे। ये जो है नियरेस्ट तीसरा ग्रह है सूर्य के। इसको एक दिन में सूर्य के चारों परिक्रमा, एक बार सूर्य के चारों परिक्रमा करने में 365 दिन का समय लगता है। लेकिन अपनी अपनी घूर्णन करने में, उसको खुद का घूर्णन करने में लगभग 24 घंटे या 1 दिन का समय लगता है। ठीक है, अब सेकेंडरी अगर बात करें, फोर्थली अगर बात करेंगे तो ये मंगल ग्रह की बात करेंगे। तो मंगल ग्रह को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग 687 दिन का समय लगता है। लेकिन अपनी जो घूर्णन गति होती है, खुद की घूर्णन गति करने में, यानी कि अपने कक्ष पर घूर्णन करना, वह लगभग 1 दिन में कंप्लीट करता है। और बृहस्पति की बात करेंगे तो बृहस्पति लगभग 11 साल 11 महीना और 12 दिन वो लगभग लगाता है। ठीक है, लेकिन अगर खुद का, यानी कि अपने अक्ष पर घूर्णन की बात करेंगे तो 9 घंटे 56 मिनट की बात करता है। 56 मिनट में वो अपना घूर्णन कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, उसके बाद से आता है शनि। अब शनि की बात करेंगे तो जैसे शनि कहाँ गया? शनि यहाँ पे है। ये एक तरह से छल्ले का ये छल्ला होता है, इसकी पहचान होती है। ये जो है 6वां सबसे बड़ा ग्रह है। इसमें ये जो है सूर्य को चारों ओर चक्कर लगाने में इसको लगभग 29 साल 5 महीने का समय लगता है, 5 महीने का। लेकिन अपने खुद के घूर्णन, अपने अक्ष पर घूर्णन करने में उनका जो समय होता है वो 10 घंटे 40 मिनट का समय उनको लगता है अपना खुद का घूर्णन करने में। अब अगर हम बात करें कि इसका नेपच्यून का बात करें, यानी कि अरुण का, तो वो अपने सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में उसको लगभग 84 साल का समय लगता है। लेकिन अपने खुद का घूर्णन करने में उसको लगभग 17 घंटे 14 मिनट का समय लगता है। ठीक है, अब अरुण की बात करेंगे तो उसमें जो है खुद का, यानी कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में उसका जो समय लगता है वो 164 साल लगता है।
लेकिन घूर्णन करने में उसको जो समय लगता है वो लगता है 16 घंटे 16 घंटे 7 मिनट। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसमें ये लड़की कह रही है कि सोल जो है सूर्य के देवता को कहा जाता है, और सौर शब्द का जो अर्थ है वो सूर्य से संबंधित है, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहते हैं। अब सौर मंडल क्या है, अब हम इसको अच्छे से जान रहे हैं। ठीक है, जैसे ये मैं हूँ, इसके ऊपर पृथ्वी है, इसके ऊपर क्या है, सौर मंडल है, इसके ऊपर क्या है, आकाश गंगा है, और इसके ऊपर क्या है, ब्रह्मांड है। ये पूरा ब्रह्मांड का विस्तार है कि सबसे पहले ब्रह्मांड आएगा, उसके नीचे आकाशगंगा आएगा, उसके नीचे सौरमंडल आएगा, और उसके नीचे पृथ्वी आएगा, और उसमें हम रहेंगे। ठीक है, अब हमने सूर्य के बारे में आपको बता दिया कि सूर्य जैसे कितना है, सूर्य क्या है, सूर्य में सौरमंडल की स्थिति क्या है। जैसे सूर्य को उसका मुखिया कहा जाता है सौरमंडल का। सूर्य से जो है प्रकाश और ऊष्मा हमको प्राप्त होता है, और सूर्य में अत्यधिक गर्मी होती है जो कि महसूस हम नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ प्रकाश जो है वो अंतरिक्ष में चला जाता है, कुछ जो है लौट के चला जाता है। उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे जब हम सूर्य के प्रकाश की बात करेंगे और ऊष्मा की बात करेंगे। तो उसमें हम समझेंगे कि सूर्य की जो प्रकाश है कितना भाग जो है परावर्तित होता है, कितना भाग अंतरिक्ष में वापस लौट जाता है, कितना भाग किसी और ग्रह पर पड़ता है, और लास्ट में हम जानेंगे कि उसमें कितना भाग पृथ्वी को अवशोषित करती है, जिसके कारण यहाँ का जो टेम्परेचर है वो अच्छे से मैनेजमेंट होता है। एक व्यक्ति को जितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है उतना सूर्य के प्रकाश से हमको मिल जाता है। उसके बाद से सूर्य की दूरी कितनी है, जैसे 15 करोड़ है, आपको पहले बताया कि सूर्य की जो दूरी है पृथ्वी से ऊपर लगभग 1500 करोड़ है, 15 करोड़ है, और सूर्य का जो व्यास है वो लगभग 6400 है, सॉरी। उसके बाद से हमने ग्रह के बारे में बता दिया कि ग्रह किसे कहते हैं। तो ग्रह जैसे ग्रह में सौरमंडल के जैसे 8 ग्रह हैं, हमने पहले बता दिया कि सबसे पहले बुध आता है, फिर शुक्र आएगा, पृथ्वी आएगा, मंगल आएगा, बृहस्पति आएगा, फिर शनि आएगा, यूरेनस आएगा, लास्ट में नेपच्यून आता है। तो उसमें क्वेश्चन ये उठेगा कि जो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है वो कौन है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है, बुध है। लेकिन सबसे ये पूछेगा सूर्य के सबसे दूरी पर कौन है, तो नेपच्यून है। ठीक है, उसके बाद अब इसमें ये कहा गया है कि ये कह रही है कि इस शब्द का कैसे हुआ, कि ये कह रहा है शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो शब्द की उत्पत्ति जैसे कि जियो है, ये कॉमन शब्द है, इसमें लॉजी जोड़ देंगे तो ये पृथ्वी का अध्ययन है, जियोलॉजी, जिसमें पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। अगर इसमें हम मेट्रिक जोड़ देंगे तो जियोमेट्री, जिसमें पृथ्वी के मापन की बात करता है। अगर इसमें हम आइड जोड़ देंगे तो जियोआइड, जो कि पृथ्वी के आकार के अनुरूप क्या है इसके बारे में हमको जानकारी देता है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद अब हम जानेंगे कि जो रात के समय, तो जैसे सूर्य के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाते हैं, और ये रास्ते दीर्घाकार होते हैं, इन्हें हम कक्षा कहते हैं। जो सबसे नज़दीकी ग्रह बुध है उसको 88 दिन में ही लगभग कंप्लीट कर लेता है अपना एक चक्कर, और इसे शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका जो आकार और आकृति है वो पृथ्वी के समान है। अभी तक जो प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जो बैठक हुई उसमें ये कहा गया कि प्लूटो को ये जो है ग्रह नहीं है, ये एक बौना ग्रह है। ठीक है, तो जैसे सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और आकार में वह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा यह पृथ्वी के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आप कहा जाता है। भू आप का क्या अर्थ है, तो पृथ्वी के समान का आकार। जीवन के लिए यह अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं। इसमें पृथ्वी को न तो अधिक गर्म होता है और न ही अधिक ठंडा है, यहाँ पर न तो अधिक गर्मी है न ही अधिक ठंडी है, और यहाँ पानी और वायु भी उपस्थित हैं, जो कि हमारे जीवन में यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका के लिए ज़रूरी है। यहाँ पर ऑक्सीजन भी मौजूद है। यही कारण है कि पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जीवन जीना एक संभव है, और यहाँ पर 3/4 पानी है। इसलिए जब अंतरिक्ष हम इसको देखते हैं, इसलिए इसको हम नीले ग्रह कहा जाता है, यानी इनका जो ग्रह रंग है वो नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो और इसमें ये लड़की कह रही है, ये लड़की क्या कर रही है कि इसमें ये प्रकाश की गति लगभग 3 × 10 पे, यानी कि 3 × 10 पे 8 मीटर पर सेकेंड गति से चलता है। लेकिन वो जो है पृथ्वी पर सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो ये एक रोचक तथ्य है इसमें। फिर इसके बाद से इसमें नील आर्मस्ट्रांग के बारे में बताया गया है कि नील आर्मस्ट्रांग जो है ऐसे पहले व्यक्ति थे जो 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर अपना जो कदम है वो रखा था। तो पूछ रहा है क्या कोई भारतीय भी चंद्रमा पर गया था, तो हाँ, जो राकेश शर्मा है, राकेश शर्मा, वो 1984 में रसिया की जो एक मिशन है उसमें जाने वाले प्रथम भारतीय हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें जो चंद्रमा है, चंद्रमा क्या है, तो चंद्रमा पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। इसका जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 भाग है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे जो लगभग इससे दूरी है पृथ्वी से लगभग नज़दीक है, लगभग 3,84,000 किलोमीटर, 84,400 किलोमीटर के आसपास यह पृथ्वी से है, इसलिए यह काफ़ी बड़ा दिखाई देता है पृथ्वी से। अगर हम उपग्रह की बात करें तो ये एक खगोलीय पिंड है जो कि ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर जब चक्कर चंद्रमा लगाता है तो इसलिए कहता है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक उपग्रह है। ये चीज़ें हैं। अब अगर हम बात करें तो ये जो है मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम उपग्रह है जो कि वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करना और पृथ्वी पर संचार के माध्यम को बनाना, जैसे कि रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाना,
पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करें। जैसे अगर हमें कोई सिग्नल चाहिए होता है टीवी या रेडियो के लिए, तो हम रॉकेट के माध्यम से, जैसे ये मान लीजिए भारत है, यहाँ से हम रॉकेट में के माध्यम से इसको छोड़ेंगे तो एक लाइन ऐसा आएगा जहाँ पर रॉकेट का जो निचला हिस्सा है वो टूट के बाहर चला जाएगा और फिर उसके बाद ये आगे जाएगा। आगे जाने के बाद इसमें से कुछ हिस्सा यहाँ से फिर टूट के निकल जाएगा, फिर ये इधर आएगा। उसके बाद से इसमें से फिर थोड़ा हिस्सा टूटेगा और लास्ट में इतना ही बड़ा है जो कि एक मेन सिग्नल होता है वो बचता है। तो ये टूट टूट कर यही एक कचरा के रूप में भी जो अंतरिक्ष में टहलते रहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो ये अवशेष बचते जाते हैं ये कचरे का काम करते हैं। लास्ट में जो बचता है वो सिग्नल का ही बचता है। तो ये कहते हैं जैसे यहाँ से रॉकेट प्रक्षेपित हुआ, फिर रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना और फिर उपग्रह को कक्षा ट्रेस करवाना। अब ये उपग्रह इधर से ऐसे चारों ओर ऐसे 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 चक्कर लगाएगा और पृथ्वी को सिग्नल देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे टेलीविजन हो गया, मोबाइल फ़ोन में टावर हो गया, और भी मौसम की जो जानकारियाँ होती हैं, चक्रवात आएगा कब आएगा, इन सब के बारे में ये जो संचार उपग्रह है, ये उपग्रह जो छोड़ा जाता है गवर्नमेंट ग्रांट करती है उपग्रह, वो जानकारी देता है। ठीक है। उसके बाद से अब हम बात करें कि चंद्रमा की जो दूरी है, यानी कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतना ही समय यह अपने अक्ष पर भी पूरा चक्कर लगाता है, यानी कि इसका जो परिक्रमण है और जो घूर्णन है दोनों समान है। इसके फलस्वरूप पृथ्वी में अपने चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, यानी कि जैसे ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, तो चंद्रमा जब इधर से इधर चक्कर लगाएगा ऐसे ऐसे, तो मात्र इतना ही पोर्शन हमेशा दिखाई देगा, क्योंकि पृथ्वी भी राउंडिंग करेगा और चंद्रमा भी राउंडिंग करेगा, तो इतना ही चक्कर वो लगा ये दिखाई देगा। तो हम कहते हैं एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ठीक है। उसके बाद से ये जैसे ये क्षुद्र ग्रह है। अब क्षुद्र ग्रह क्या है, तो हमने बताया कि जैसे ये इनर यानी कि आंतरिक ग्रह और ये वायु ग्रह, इन दोनों के बीच में जो वो होते हैं, कहते हैं कि कंकड़ पत्थर टाइप में से कुछ होते हैं, उन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब इसके अंदर 4 ग्रह आते हैं, इसके बाहर भी 4 ग्रह आते हैं। ये जो मान लीजिए ये मंगल है और ये बृहस्पति है, इन दोनों ग्रहों के बीच में ही क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है। ठीक है। और जब ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं समय समय पर टूट करके कभी कभी गिरते हैं, पृथ्वी पर भी गिरते हैं, तो ये कहते हैं कि कोई ग्रह या कोई अवशेष आकर के गिर गया। तो अगर हम उल्कापिंड की बात करें तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो पत्थर छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उन्हीं को हम उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इसकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने वाली होती है, लेकिन वायु के घर्षण के फलस्वरूप ये जो है घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर के जल जाते हैं और फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह से जले बिना ही पृथ्वी पर गिर जाता है, जिससे जो धरातल है वहाँ पर गड्ढे पड़ जाते हैं। तो ये हो जाएगा। और कह रहा है कि क्या आप जानते हैं कि खुले हुए आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा गया है। यह लाखों तारों का समूह होता है। यह पट्टी आकाशगंगा ही है, जो कि ये जो है, ये जो पट्टी है इसको हम आकाशगंगा है, जिसमें लाखों तारे होते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे तारे होते हैं। तो तारों के समूह को ही कह सकते हैं आकाशगंगा कहते हैं। जो हमारा सौरमंडल है वो आकाशगंगा का ही एक भाग है। पृथ्वी भारत में इसकी जो प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती हुई नदी के रूप में की गई है। यानी कि पुराने ज़माने के जो लोग होते हैं वो कहते थे कि आकाश में एक चमकीली नदी जा रही है, उसी को कहते थे वैदिक समय में। उसके बाद इसमें जो है लाखों तारों, बादलों और समूह पाए जाते हैं, जो कि तमाम प्रकार की गैसें होती हैं। तो ये चीज़ें हैं। अगर हम ब्रह्मांड की बात, हमने बताया कि किस ब्रह्मांड क्या है। जैसे मान लीजिए कि इसमें बताया भी क्या है कि जैसे जैसे ये मान लीजिए हम हैं, ये जो है पृथ्वी है, उसके बाद से सौरमंडल आएगा, आकाशगंगा आएगा, ब्रह्मांड आएगा। तो हम कहेंगे कि हमें जो घेरा हुआ है उसे हम पृथ्वी कहेंगे, पृथ्वी के चारों ओर जो घेरा हुआ है उसको सौरमंडल कहेंगे, और सौरमंडल के चारों ओर जो घेरा हुआ है उसको आकाशगंगा कहेंगे, और आकाशगंगा के चारों ओर जो घेरा गया है उसको हम ब्रह्मांड कहेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें अभ्यास क्वेश्चन आ गए, तो उसमें हम देखेंगे क्या है। तो ग्रह और तारे में क्या अंतर है, तो हमने आपको बताना होगा ग्रह और तारे में क्या अंतर है। सौरमंडल क्या है, इसको बताना होगा कि सौरमंडल क्या है, इसमें कितने ग्रह होते हैं, कौन मुखिया है। उसके बाद सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रह, यानी कि जो सूर्य से दूरी है, कौन सबसे पहले है, कौन सबसे बाद है, कौन सबसे बीच में है, इसकी दूरी के अनुसार आपको इन 8 ग्रह के बारे में बताना है। ठीक है। इसमें कह रहा है कि पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। तो पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मनुष्य के रहने योग्य पानी, जल, ऑक्सीजन, जितना गर्मी चाहिए उतना गर्मी, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंडी, कई प्रकार की गैसें मिलती हैं, और पानी, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, इसलिए इसको अद्भुत ग्रह माना जाता है, क्योंकि यहाँ मनुष्य का जीवन संभव है। अब चौथा क्वेश्चन यह है कि हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं। तो क्योंकि चंद्रमा भी मूवमेंट कर तो जैसे चंद्रमा भी मूवमेंट करता है और सूर्य भी मूवमेंट करता है, तो ऐसे ऐसे जब परिक्रमा करता है तो मात्र एक ही भाग दिखाई पड़ता है, इसलिए चंद्रमा का एक ही भाग पर दिखाई देता है। अब ब्रह्मांड क्या है, तो आप फिगर से बता दीजिए कि जैसे ये मैं हूँ, इसके ऊपर पृथ्वी है, उसके ऊपर सौरमंडल है, आकाशगंगा इसके ऊपर है, तो हम कह सकते हैं कि आकाशगंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है। अब हम मल्टीपल क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो इसमें क्या है कि पृथ्वी किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाता है, तो शुक्र को जाना जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी है। ये क्या है, नजदीक ग्रह है। अगर हम आकार दूरी की बात कर रहा है, अगर हम आकार की बात करेंगे तो ये 5वां हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद से कौन सा क्वेश्चन है, तो इसमें यह है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार पथ तो देहाकार पथ घूमते हैं। ध्रुव तारे क्या बताते हैं, उत्तर दिशा बताते हैं। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच होते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच होते हैं। ये चीज़ें हैं। अब फिर एंड ब्लैंक्स भी भरना है। तो इसमें क्या है कि ये चीज़ें जो है आपको खुद से करना है। अगर नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। इसके बाद क्या है, ये चीज़ें आपको पढ़ना है खुद से, तो देख लेना। जो छोटे छोटे बच्चे हैं कैसे कैसे अपने शुरुआती समय में क्या क्या खेल खेलते हैं, जो कि एक रिलेवेंट खेल होता है और प्रैक्टिकल खेल होता है, जो कि उनको पता नहीं रहता है, लेकिन थ्योरी में भी इस प्रकार की चीज़ों को कवर किया गया है।
तो इसके साथ ये समाप्त हुआ। थैंक यू वेरी मच।